हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले आप लोगों ने इग्नू के लिए कहा था, हम इग्नू वाला वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन छोटा है, एक ही चैप्टर हो पाया है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ये मैं उसमें ऐड करूँगी, क्योंकि वो चीज़ें क्या है, फिर 2 वीडियो हो जाएगा, दोनों को एक में मैं जोड़ूंगी। ठीक है, और इस तरीके से क्या है, ये वीडियो आप लोग का ये क्या है, विस्तार से मैं पढ़ाऊँगी। स्त्री प्रजनन अंग, पुरुष प्रजनन अंग, प्रसव के प्रकार, सारी चीज़ें जो भी हैं, ये सारे चीज़ें क्या है मैं विस्तार से पढ़ाऊंगी। अब तक आप लोगों ने PYQ के तौर पे क्वेश्चन देखा था, अब यहाँ से क्या है ऐसे बुक जैसे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये भी क्या है, ये एग्जाम बूस्टर है। ठीक है, ये मतलब किसी भी चीज़ का एकदम निचोड़ है। ठीक, अब हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। स्त्री प्रजनन अंग क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक, संतानोत्पत्ति का मुख्य आधार शुक्राणु और अंडाणु का संयोग होना है। नवजात शिशु का पोषण माता के गर्भ में 9 माह तक होता रहता है। ठीक, मातृकला एवं बालक की देखभाल के संबंध में कुशलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से स्त्री जनन तंत्र की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक, स्त्री जनन अंगों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, बाह्य प्रजनन अंग यानी एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और आंतरिक प्रजनन अंग यानी इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बाह्य प्रजनन अंग के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं जो बाह्य प्रजनन अंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बाह्य प्रजनन अंगों को एकत्रित रूप से भग कहा जाता है। ठीक है, यानी वोल्वा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत निम्न अंग पाए जाते हैं। मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, लेबिया मेजोरा, पेरिनियम, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस क्लिटोरिस बेस्ट्यूब्यूल, ठीक है, क्या है, बेस्टिब्यूल। ठीक, योनि का बाह्य छिद्र, मूत्र मार्ग का बाह्य छिद्र। ठीक, अब एक एक करके विस्तार से जो भी चीजें दिया गया हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मांस प्यूबिस ये क्या है, यह वसायुक्त त्वचा से ढकी हुई एक गद्दी होती है। वह संधि के बाद इस पर बाल उग आते हैं। लेबिया मेजोरा, इसकी 2 तहें होती हैं जो वशी ऊतक की त्वचा से ढकी होती हैं। पेरिनियम, यह त्वचा का वह भाग है जो कि योनि छिद्र से लेकर पीछे गुदा द्वार तक फैला रहता है, यह बालों से ढका रहता है। ठीक, लेबिया माइनोरा, यह क्या है, यह त्वचा का वह भाग है जिसकी 2 छोटी छोटी तहें होती हैं जो लेबिया मेजोरा के अंदर होती है। सामने से मिलकर ये एक हुड के समान रचना बनाते हैं। यह रचना प्रीप्यूस कहलाती है। इससे क्लिटोरिस की रक्षा होती है। इसकी सतह पर त्वचा आच्छादित रहती है। इसमें स्वेद तथा वसी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे सतह चिकनी रहती है। ठीक, अब क्या है, क्लिटोरिस, यह एक अत्यंत संवेदनशील अंग है। यह इरेक्टाइल ऊतक की बनी होती है। प्रीप्यूस इसकी रक्षा करती है। ठीक है, अब क्या है, वेस्टिब्यूल, लेबिया माइनोरा के मध्य की दीवार वेस्टिब्यूल कहलाती है। योनि का बाहरी भाग तथा मूत्र भाग के इसी छिद्र से खुलते हैं। ठीक, अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रैनुलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं कार्पल्स लुटियम बनाती हैं। ठीक है, अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया अंडे का निष्कासन कहलाती है। मध्य जीवन संक्रमण, जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है और पुरुषों के पौरुष में कमी आती है, यह क्रिया क्या कहलाती है, मेनोपॉज कहलाती है। ठीक है, अब क्या है, योनि का बाह्य छिद्र, वेस्टिब्यूल के पीछे लेबिया माइनोरा के मध्य के भाग को योनि का बाह्य छिद्र कहते हैं। कुंवारी कन्या में इस छिद्र का अधिकांश भाग हाइमेन से ढका रहता है। ठीक, हाइमेन म्यूकस झिल्ली की दोहरी सतह पर बना होता है। यह अर्धचंद्राकार में होता है। योनि के बाह्य छिद्र के दोनों ओर 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि बार्थोलिन ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड कहलाती हैं। मूत्र मार्ग का बाह्य छिद्र, यह
वेस्टिब्यूल के पीछे स्थित होता है। इसके द्वार पर 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं जो यूरिथ्रल ग्रंथियां कहलाती हैं। अब क्या है यहाँ पे, आंतरिक प्रजनन अंग यानी इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक। अंडाशय यानी ओवरीज, डिम्बवाहिनी यानी नलिकाएं यानी फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय यानी यूटेरस, योनि यानी वेजाइना, ठीक है। ये हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन जो भी चीजें हैं वो बनती रहती है। ऊपर की चीजें जो हम लोग पढ़े हैं ये जानने के लिए है कि ठीक है ये भी पार्ट होते हैं, लेकिन क्या है कि जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग भी देखे होंगे PYQ सॉल्व करते समय कि ये इसी से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। अंडाशय यानी ओवरीज, यह बादाम के आकार की 2 रचनाएं होती हैं जो कि श्रोणि गुहा यानी पेल्विक कैविटी के दोनों ओर एक एक करके स्थित होता है। अंडाशय की रचना तंतुमय ऊतक पेशी से बनी है। अंडाशय का बाह्य भाग कोर्टेक्स कहलाता है। कोर्टेक्स पर जननीय एपिथेलियम, ठीक है, क्या है, जननीय एपिथेलियम यानी जर्मिनल एपिथेलियम का आवरण रहता है। अब इसके कार्य क्या हैं यानी फंक्शंस क्या है। अंडाशय प्रमुख 3 कार्य करता है। क्या करता है, अंडाणु का उत्पादन करता है, प्रजनन हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करता है, मासिक धर्म पर नियंत्रण करता है, ठीक है। अंडाशय में बड़ी संख्या में अंडाणु यानी ओवम पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाणु एक कोश में रहता है जिसे क्या कहते हैं, फोलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फोलिकल कहते हैं। फोलिकल के फटने के पश्चात वह रक्त के थक्कों से भर जाता है तथा कुछ समय बाद वह एक ऊतक में परिवर्तित हो जाता है जिसे कार्पस लुटियम कहते हैं, ठीक है। अंडाणु के निषेचित हो जाने वाली स्थिति में प्लेसेंटा बनने से पूर्व कार्पल्स लुटियम प्लेसेंटा का कार्य करता है, ठीक। अब यहाँ क्या है, अंडाणु या डिम्ब, ठीक है, यानी ओबम अंडाशय से निकलने वाला प्रत्येक अंडाणु ही भावी भ्रूण यानी एम्ब्रायो का निर्माण करते हैं। शुक्राणु यानी स्पर्म से, ठीक है, उसका संयोग होने पर अंडाणु गर्भित हो जाता है तथा नए जीव यानी न्यू सेल्स का निर्माण व विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक। वयः संधि जिसे क्या कहते हैं, प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं, से ही अंडाणु का परिपक्व होना शुरू हो जाता है। प्रत्येक अंडाणु 28 दिनों में परिपक्व हो जाता है। कितने दिनों में, 28 डेज में क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। परिपक्व अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, डिम्ब शरण यानी क्या कहेंगे, ओवुलेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें दिया गया है जो बॉक्स में करके दिया गया है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन तथा रिलैक्सिन स्त्री अंडाशय से स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन हैं। प्रोजेस्टेरोन का श्रावण कार्पल्स लुटियम द्वारा होता है। एस्ट्रोजन का श्रावण ग्रेफियन पुटिका द्वारा होता है, जबकि रिलैक्सिन का श्रावण प्लेसेंटा के द्वारा प्रसव के दौरान किया जाता है जो शिशुओं के जन्म में सहायक होता है। एक बार इसको फिर से आप लोग को पढ़ दे रही हूँ। एस्ट्रोजन का श्रावण कहाँ से होता है, ग्रेफियन पुटिका से होता है। कहाँ से होगा, ग्रेफियन पुटिका द्वारा होता है, जबकि रिलैक्सिन का श्रावण प्लेसेंटा से होगा। कहाँ से होगा, प्लेसेंटा के होगा, जो क्या है, प्रसव के दौरान क्रिया किया जाता है जो शिशुओं के जन्म में सहायक होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण अंडाशय यानी ओवरीज ग्रंथि में होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, अंडाणु की रचना इसकी कैसी होती है, तो अंडाणु का आकार गोल होता है, स्थिर तथा निष्क्रिय होता है। यह शुक्राणु से क्या होता है, बड़ा होता है। इसकी परिधि लगभग 0.25 से 0.1 mm होती है, ठीक है। आंतरिक रचना स्त्री अंडाणु के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 बाह्य सुरक्षा आवरण, नंबर 2 जीवद्रव्य और नंबर 3 क्या है, केंद्रक है, ठीक है। जीवद्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ठीक है। अंडाणु के बाहर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो कि अंडाणु के आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है। मध्य भाग खोखला होता है जिसमें जीवद्रव्य भरा होता है।
यहाँ शायद डायग्राम भी दिया, हाँ दिया है। ये क्या है, कोशिका, जीवद्रव्य और क्या है, केंद्रक। केंद्रक यानी सेंटर में यानी क्या है, केंद्र में, ठीक है। जीवद्रव्य ये हैं और बाकी क्या है, कोशिका, बाहर की चीजें जो है वो क्या है, कोशिका है, ठीक है। ये जो डॉट डॉट दिया है क्या है, जीवद्रव्य है। तीसरा भाग केंद्रक यानी न्यूक्लियस है, जो कि अंडाणु के जीवद्रव्य में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, ये कहीं भी हो सकता है। देखिए सारी चीजें कहीं भी दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। डिम्ड वाहिनी नलिकाएं, जिसे क्या कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसमें 2 पतली नलिकाएं होती हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। कीप अथवा बात कोष्टिका, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, इनफंडिबुलम कहेंगे। क्या कहेंगे, इनफंडिबुलम कहेंगे। इंग्लिश वाले शब्द आप लोग याद करिएगा, क्या कहेंगे, इनफंडिबुलम कहेंगे। फिर क्या है, तुम्बिका यानी क्या कहेंगे, एम्पुला कहेंगे, ठीक है, क्या है, एम्पुला कहेंगे। और संयोजक यानी क्या है, इस्थमस कहेंगे। गर्भाशयी भाग यानी यूटेरस पार्ट कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से अभी हमको बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बनाने आता है, फिर भी जो भी इस तरीके की ये संरचना ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे कुछ होता है ना इसका आकार, ठीक है। ऐसे चीजें यहाँ कुछ लगा होता है, यहाँ इससे जुड़ा होता है, ठीक है। ये चीजें इधर को आया होता है, ठीक। तो यही क्या है, यही क्या होता है, यही इनफेंडुबुलम इसी पार्ट में होगा। ये क्या है, एम्पुला होगा। हम अपने नोटबुक में नोट करके रखे, डायग्राम से आप लोग को दिखाएंगे कौन सा, कितने पार्ट को ये क्या है, इनफंडिबुलम कहते हैं, कितने को एम्पुला कहते हैं, ठीक है। ये हम आप लोग को अपना फिगर जब नोटबुक लाएंगे तो आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक। गर्भाशय यानी यूटेरस सामान्य अवस्था में परिपक्व गर्भाशय मांसपेशियों की मोटी दीवार की बनी एक खोखली थैली होती है। इसका आकार नाशपाती के समान होता है, ठीक। यह लगभग 3 इंच लंबी होती है, जिसका ऊपरी भाग लगभग 2.5 इंच चौड़ा होता है तथा नीचे की ओर धीरे धीरे चौड़ाई कम होकर गर्भाशय ग्रीवा पर 1 इंच रह जाती है। इसका मतलब क्या होता है, इंच पढ़ा जाता है। जो इस तरीके से कॉमा होता है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसे इंच पढ़ते हैं, ठीक। स्थिति यानी पोजीशन, गर्भ के आगे की ओर मूत्राशय यानी यूरेनरी ब्लैडर तथा पीछे की ओर मलाशय यानी रेक्टम से घिरा होता है, अर्थात गर्भाशय मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित होता है। गर्भाशय के कार्य क्या हैं, फंक्शंस ऑफ यूटेरस क्या है, पहली बात नंबर 1 गर्भ प्रतिस्थापना, ठीक है, निश्चित डिम्ड का गर्भाशय की दीवार में स्थापित होना। नंबर 2 गर्भ का विकास, 9 माह तक शिशु को विकास के लिए आश्रय देना। नंबर 3 प्रसव के समय क्या है, प्रसव संकुचन विमोचन क्रिया से शरीर को बाहर आने में सहायता करना। अब क्या है, यौन यानी वेजाइना, गर्भाशय से बाह्य त्वचा तक का मार्ग योनि कहलाता है। योनि का दीवार तंतुमय तथा पेशी ऊतकों की बनी होती है, ठीक है। अब इसके कार्य क्या हैं, यह सहवास क्रिया का मार्ग है। इसे शिशु जन्म देने वाली नलिका भी कहा जाता है। जन्म के समय बालक इसी नलिका से क्या है, बाहर निकलता है। ये था स्त्री प्रजनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुरुष प्रजनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बालक जब धीरे धीरे बड़ा होकर युवावस्था में पहुंचता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आने लगते हैं। आवाज भारी हो जाती है, चेहरे पर बाल उग आते हैं, उसके समस्त भागों का शारीरिक विकास तेजी से होने लगता है और वह 25 वर्ष की आयु में पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, ठीक है। पुरुष प्रजनन अंगों के अंतर्गत निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं, जैसे अंड ग्रंथियां यानी क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। वृषण या शुक्राशय जिसे क्या कहेंगे, सीमेनल बेसिकल्स, ठीक है। शुक्रवाहिनी जिसे क्या कहेंगे, वॉश डिफरेंस कहेंगे। प्रोस्टेट जो प्रोस्टेट ही है, वीर्य अथवा शुक्र जिसे शेमेन कहते हैं। शुक्राणु जिसे क्या कहेंगे, स्पर्मेटो जोआ कहते हैं। शिशन यानी जिसे पेनिस कहते हैं, ठीक। गर्भाधान व प्रजनन तंत्र की अन्य कुछ क्रियाएं, ठीक। कॉन्सेप्शन एंड सम अदर फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक। मासिक धर्म जिसे क्या कहते हैं,
मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। जब लड़कियों का शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, अर्थात पूर्णतया युवा हो जाती हैं तथा योनि मार्ग से रक्तस्राव होना प्रारंभ होता है, उसे क्या कहते हैं? रजोधर्म कहते हैं, या क्या कहते हैं? मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है। मासिक धर्म प्रारंभ होने का अर्थ यह है कि स्त्री का प्रजनन इंद्रियां पूर्णतया विकसित हो गई हैं तथा उनमें मां बनने की जैविक क्षमता आ चुकी है, ठीक है। क्या है? मां बनने की जैविक क्षमता आ चुकी है, ठीक। परिपक्व अंडाणु का निषेचन हो जाने पर जब गर्भ ठहर जाता है, तब मासिक धर्म का चक्र भी बंद हो जाता है, ठीक। गर्भाशय स्थित श्लेष्मिक झिल्ली से अधिक रक्त आने के कारण वह सूज जाती है तथा अधिक रक्त जमा होने के कारण फट जाती है एवं योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगता है। इस प्रकार रक्तस्राव के साथ साथ परिपक्व अंडाणु भी शरीर से निष्कासित हो जाता है। यदि इस बीच परिपक्व अंडाणु के साथ साथ पुरुष शुक्राणु मिल जाता है तो भ्रूण का निर्माण होता है और श्लेष्मिक झिल्ली में जमा हुआ रक्त ही उसका पालन पोषण करने लगता है, ठीक है। गर्भावस्था में इस दिन से ही जीव का निर्माण होता है। इसी कारण स्त्री का नियमित मासिक धर्म भी क्या होता है? बंद हो जाता है, ठीक है। मासिक धर्म अथवा चक्र दो मासिक धर्मों के मध्य का समय 24 से 28 अथवा 30 दिन का होता है, ठीक। मासिक धर्म की यह प्रक्रिया 45 से 48 वर्ष की आयु तक चलती रहती है, उसके पश्चात समाप्त हो जाती है। इस अवस्था को रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। मासिक धर्म एक स्वाभाविक तथा प्राकृतिक क्रिया है, अतः सामान्यतः एक स्वस्थ स्त्री को मासिक धर्म के समय कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता है, परंतु कुछ स्त्रियां पीड़ा का अनुभव करती हैं, जैसे किसी को पेट में दर्द, स्तनों में दर्द तथा कड़ापन, कमर में दर्द, पाचन विकार, सिर दर्द आदि कष्ट होते हैं। इन शारीरिक कष्ट के कई कारण हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं, ठीक। निम्नलिखित क्या है? नंबर 1, प्रजनन अंगों की बनावट का दोषपूर्ण होना, प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास न हो पाना, स्त्री का रक्तहीनता यानी एनीमिया से पीड़ित होना, शारीरिक रूप से अस्वस्थ व कमजोर होना, संतुलित व पौष्टिक भोजन न लेना, ठीक है। यानी इतने सारे रीजन हो सकते हैं जो पेट में दर्द वगैरह होता है। हार्मोन्स का अनियमित स्राव, शारीरिक क्रियाशीलता अधिक होना, ठीक है। अंड ग्रंथियों से कमी होना, ठीक में कमी होना, संवेगात्मक रूप से असंतुलन होना, गर्भाशय की मांसपेशियों का अविकसित होना, इतने सारे कॉजेस हैं जो क्या है पेट दर्द वगैरह में जो जिम्मेदार हैं। अब क्या है? शुक्राणु और अंडाणु का परिपक्वीकरण, ठीक है, यानी मेच्योर ऑफ ओवम एंड स्पर्म। अंडाणु अंडाशय यानी ओवरीज से विकसित होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाओं में से एक है। अंडाशय में कई अंडाणु एकत्र रहते हैं, किंतु इसमें से केवल एक ही प्रत्येक मासिक धर्म यानी चक्र के लिए परिपक्व होता है। अंडाणु एवं शुक्राणु के संयोग से गर्भधान यानी क्या है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। शुक्राणु का निर्माण पुरुष वृषण में तथा स्त्री की डिम्ड ग्रंथि से अंडाणु निकलता है, ठीक है। पुरुष वृषण में तथा स्त्री की डिम्ड ग्रंथि से अंडाणु क्या होते हैं? निकलते हैं। बाहर आने के बाद ये परिपक्वावस्था को प्राप्त कर संयोग करने योग्य हो जाते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु में होने वाले इन सभी परिवर्तनों को परिपक्वीकरण यानी क्या कहेंगे? मेच्योरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेच्योरेशन कहा जाता है, ठीक। अब क्या है? गर्भाधान या निषेचन, कॉन्सेप्शन और क्या है फर्टिलाइजेशन। नए जीव की सृजनात्मक क्रिया गर्भधान यानी जिसे कॉन्सेप्शन के समय से आरंभ होती है। स्त्री प्रजनन कोशिका अंडाणु एवं पुरुष प्रजनन कोशिका शुक्राणु के परस्पर संयोग से गर्भधान प्रक्रिया संपन्न होती है, किंतु इन कोशिकाओं को गर्भ स्थापन से पहले कुछ आवश्यक तैयारी के दौर से गुजरना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन प्रजनन कोशिकाओं में नए जीव की उत्पत्ति की योग्यता आ पाती है। महिलाओं में तैयारी की अवस्थाएं 3 हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? प्रजनन कोशिका की परिपक्वता यानी क्या है? मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। अंडाशय यानी क्या है? ओवुलेशन। और निषेचन यानी क्या है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अंडाणु का उत्पादन अंडाशय से होता है,
महिलाओं में गर्भवती होने की संभावना अंडाशयों से शुरू होती है, जो 2 छोटे अंडाकार होते हैं तथा गर्भाशय के दोनों तरफ जुड़े होते हैं। बच्चे का लिंग निर्धारण पुरुष के शुक्राणुओं द्वारा होता है। माता पिता के गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स को का एक एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। यानी कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। तो 23 में 22 जोड़े क्या हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। और जो एक जोड़ी होता है वो क्या क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। ठीक है। यह शिशु का लिंग निर्धारण करता है। अगर डबल XX है तो क्या होगा? बेबी गर्ल्स होगी, और XY है तो बेबी क्या होगा? बॉयज होगा। ठीक है। अब क्या है? अंडाणु, इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि अंडाणु क्या होता है और स्पर्म क्या होता है। ठीक है। एक सेकंड। तो क्या है? अंडाणु यानी ओवम और शुक्राणु यानी क्या है? स्पर्मेटोजोन। ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्या है? स्त्री प्रजनन ग्रंथि अंडाशय में विकसित होती है। कहाँ होती है? अंडाशय में विकसित होती है। एक सेकेंड भैया, कुछ भी हो जाता है। चलिए ठीक। क्या है? स्त्री प्रजनन ग्रंथि अंडाशय में विकसित होती है। और इसमें इधर क्या है? पुरुष प्रजनन ग्रंथि जो है क्या है? वृषण यानी टेस्टेस में विकसित होती है। ठीक। शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाओं में से एक है, जिसकी परिधि 0.1 mm होती है। शरीर की सबसे छोटी कोशिकाओं में से एक है, जिसकी परिधि कितनी होती है? 0.05 mm होती है। ठीक है। यह क्या होता है? गोल होता है। अंडाशय क्या है? गोल होता है। और गोल सिर, बेलनाकार व लंबी पूंछ वाला होता है। ठीक है। इस तरीके से होता है ना, ऐसे कुछ ऐसे बनी होती संरचना इसकी। ठीक। इस तरीके का कुछ बना होता है, लंबी पूंछ वाला होता है। आकृति छोटे क्या है? टेडपोल के समान होती है। ठीक है। निषेचित डिम्ड के पोषण के लिए इसमें यौक पाया जाता है, और इसमें क्या है? कोई यौक नहीं होता। गति नहीं होती। मांसपेशियों के संकुचन विमोचन से गतिमान होता है। और इसमें क्या है? पूंछ के द्वारा गति करता है। 1 मिनट में 3 मिमी की दूरी तय तक गतिशील होता है। मतलब क्या? ये चलता रहता है। 6 माह में सामान्यतः एक विकसित नहीं क्या है? माह में सामान्यतः एक विकसित होता है। या 6 माह ही होगा ना, कि नंबर ही है? 4 से 5 दिन में कई हजार मिलियन विकसित हो जाते हैं। अच्छा, इसके मतलब ये है कि मतलब 1 माह में कह रहे सामान्यतः एक ही विकसित होता है। ठीक है। और इसमें क्या है? 4 से 5 दिन में कई हजार मिलियन हो जाते हैं। प्रत्येक अंडाणु में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। आधे परिपक्व शुक्राणु में 22 मेल व 1 बेमेल क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या है? गर्भाधान की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्शन। गर्भाधान प्रक्रिया में 1 सेकंड दीजिएगा मुझे थोड़ा सा। गर्भाधान प्रक्रिया में शुक्राणु ठीक है। क्या है? गर्भाधान प्रक्रिया में शुक्राणु यानी स्पर्म गतिशीलता के कारण स्त्री अंडाणु के पास पहुंचकर उसकी बाह्य सुरक्षा बल परत, जिसे क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर को भेद देता है और उसके केंद्रक से संयोग करता है। ठीक है। गर्भावस्था के लक्षण यानी क्या है? साइंस मतलब सैंबल जो दिखता है उसे। ठीक है। आप प्रेगनेंसी। ठीक है। गर्भावस्था की पहचान कुछ विशेष लक्षणों तथा संकेतों के माध्यम से की जाती है। जिन तथ्यों को स्त्री स्वयं अनुभव कर सकती है वे हैं क्या हैं? वे लक्षण यानी सिम्टम्स कहलाते हैं। ठीक है। क्या कहलाएंगे? सिम्टम्स कहलाते हैं। तथा जो तथ्य अनुभवी डॉक्टर परीक्षण के आधार पर प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? संकेत यानी सिग्नल जिसे नहीं कहते, इस तरीके से क्या है? साइगन्स कहलाते हैं। ठीक है। क्या कहलाएंगे? साइगन्स कहलाते हैं। ठीक है। इन संकेतों तथा लक्षणों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। किसमें? 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। नंबर 1 क्या है? सकारात्मक संकेत यानी क्या है? पॉजिटिव संकेत। ठीक है। अब क्या है? संभाव्य संकेत। फिर क्या है? पूर्व
कल्पित अथवा व्यक्तिगत संकेत। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या है जो बॉक्स में दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गर्भावस्था में लौह की कमी से गर्भपात यानी क्या होता है, मिसकैरेजेस होता है। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह प्रथम टाइमेस्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रथम टाइमेस्टर कहलाते हैं। गर्भकाल की विषाक्तता के कारण क्या कहलाएगा, एक्लैम्प्टिक दौरा आता है। ठीक है, गर्भावस्था में किसी प्रकार का रक्तस्राव अप्राकृतिक माना जाता है। प्रोजेस्टेरॉन स्त्री का अंग नहीं बल्कि एक प्रकार का हार्मोन जो महिलाओं में पाया जाता है। यानी अगर कोई पूछे प्रोजेस्टेरॉन क्या है, स्त्री प्रजनन अंग है, तो आप कहोगे नो। तो प्रोजेस्टेरॉन है क्या, तो हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, सब क्या है, हार्मोन है। ठीक है, जो महिलाओं में पाए जाते हैं। गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति प्लेसेंटा द्वारा होती है। बच्चा गर्भ में इसी के सहारे जीवित रहता है। यानी प्रश्न बनता है, माँ जिससे बच्चे के शरीर में जुड़ी होती है वो क्या होता है, नाभिनाल होता है। और बच्चे और माँ से जो अंग जुड़ा होता है वो क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। और इसी से क्या होता है, बच्चे को पोषण पहुंचता है। सकारात्मक संकेत क्या होते हैं के अंतर्गत जैसे पेट का बढ़ जाना, गर्भाशय की आकृति, आकार तथा बनावट में अंतर आना, गर्भाशय की पेशियों में अनियमित पीड़ा रहती है, प्रंकुंचन होना, भ्रूण की उपस्थिति का अनुभव करना आदि आते हैं। ये संकेत चौथे माह के बाद में पहचाने जाते हैं। अवधि के अनुसार गर्भावस्था की पहचान भी 2 प्रकार से की जाती है। नंबर 1 क्या है, प्रथम 5 माह के दौरान होने वाले लक्षण एवं संकेत, और अंतिम 5 माह के दौरान होने वाले लक्षण एवं संकेत। ठीक है, तो प्रथम 5 माह के समय में जो सिम्टम दिखेंगे वो क्या है, प्रेगनेंसी में मासिक धर्म का रुकना। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, एमनियोरिया। ठीक है, और क्या है, जी मिचलाना एवं बमन। ठीक है, फिर क्या है, स्तनों के आकार एवं आकृति में परिवर्तन। ठीक है, बार बार मूत्र त्याग, पेट बढ़ना और भ्रूण की सक्रियता। ये सब क्या है, ये सब पहले 5 माह के क्या है, लक्षण हैं। ठीक है, अब अंतिम 5 माह के दौरान होने वाले लक्षण एवं संकेत क्या हैं, तो स्तन भार में वृद्धि होना। ठीक है, अंतः उदरी रक्तचाप में वृद्धि होना, फिर महाप्राचीरा पेशी पर पड़ने वाला दबाव में वृद्धि, फिर हल्का होने का अनुभव होना। ठीक है, अब क्या है, गर्भावस्था की विभिन्न अवस्थाओं में शिशु के विकास की अवस्थाएं तालिका नीचे दी गई है। यानी कब शिशु भ्रूण कितने समय का और कितने वजन का होने लगता है। गर्भ की अवधि क्या है, 4 सप्ताह है, यानी 1 मंथ है। भ्रूण की लंबाई कितनी होगी, आधा mm होगा। ठीक है, इसमें शारीरिक विकास क्या होगा, गर्भाशय की आंतरिक सतह से लगा हुआ भ्रूण केवल कोषों की एक तह तथा अत्यंत छोटा होता है। ठीक, 6 सप्ताह में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और क्या होगा विकास, सिर का विकास प्रारंभ, हाथ पांव के स्थान पर थोड़ी सी वृद्धि देखी जा सकती है। हृदय की धड़कन क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, 8वें सप्ताह में कितने इंच का सेंटीमीटर का बच्चा होगा, तो क्या है, 1.5 सेंटीमीटर का बच्चा हो जाएगा। और इसके विकास क्या हो जाएंगे, नाक, अंगुलियां, पंजे देखे जा सकते हैं, मुंह का विकास हो जाता है और आंखें बनना प्रारंभ हो जाते हैं। कितने में, 8वें सप्ताह में। 10वें सप्ताह में क्या होता है, बच्चा 3 सेंटीमीटर का हो जाता है। आंखें तथा आंखों की पलकें, उंगलियां अलग अलग हो जाती हैं। शरीर की तुलना में सिर बहुत बड़ा रहता है। अब 12 सप्ताह में क्या होगा, बच्चा 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। विकास क्या होगा, मस्तिष्क के मुख्य भाग बन जाते हैं, आंखों की पलकें बंद रहती हैं, अस्थियों के अंदर रक्त पेशियां बनने लगती हैं, अस्थियों के जोड़ बनने लगते हैं। ठीक है, फिर 16 सप्ताह में क्या होगा, बच्चा 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और इसमें किस उसके बॉडी का डेवलपमेंट होगा, तो फेफड़े की रचना हो जाती है, पर श्वसन के लिए तैयार नहीं रहते, त्वचा पारदर्शी रहती है, पूंछ समाप्त हो जाती है। वह प्रजनन अंगों के आधार पर शिशु लिंग जाना जा सकता है। नाखून और बाल निर्माण स्थिति। ठीक है, 20 सप्ताह में क्या होगा, 20 सप्ताह में 20 सेंटीमीटर का बच्चा हो जाएगा। हलचलें अनुभव की जा सकती हैं, कोमल तालू का निर्माण हो जाता है, कान के अंदर की छोटी अस्थियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये सब क्या थे, ये शिशु का डेवलपमेंट था। यानी
गर्भावस्था के 5 महीने पहले और 5 महीने बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, चेंजेस होता है, ये सारा आप लोग देखें। और अभी इसमें और भी है, यानी 24 सप्ताह का जो बच्चा होगा तो उसमें और क्या होगा, उसमें 30 सेंटीमीटर की पहली बात तो बच्चा हो जाएगा। और शरीर में चेंजेस क्या होंगे, तो लगभग स्वतंत्र जीवन के लिए वो तैयार हो चुका है, परंतु 3 माह गर्भाशय में पूर्ण विकास के लिए अवश्य है। सिर पर बाल दिखने लगते हैं, ठीक है। 28 सप्ताह में क्या होगा, बच्चा 35 सेंटीमीटर का हो जाएगा, दांत बनने लगते हैं, फेफड़े लगभग पूरी तरह तैयार हैं, शरीर पर हल्के रोएदार बाल जिन्हें लेनुगो कहते हैं, ठीक है, त्वचा लाल और कान मुलायम हो जाते हैं, ये सारी चीजें होने लगती हैं। फिर 36 सप्ताह में क्या होता है, बच्चा 45 सेंटीमीटर का हो जाता है, अंड ग्रंथि बन जाती है, त्वचा पर सफेद चिकना पदार्थ हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पाँव के तलुए में झुर्रियां बनने लगती हैं, ठीक है। 40 सप्ताह का जब बच्चा हो जाएगा तो कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर का हो जाएगा। शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है बाहर आने के लिए, ठीक है। अब क्या है, गर्भकालीन जटिलताएं एवं परेशानियां। गर्भावस्था के दौरान होने वाले कष्टों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सामान्य परेशानियां, यानी कॉमन क्या है, डिस्कम्फर्ट, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान स्त्री को कुछ कष्ट तथा असुविधाएं होती रहती हैं। ये कष्ट इस कारण सामान्य माने जाते हैं क्योंकि ये कष्ट भ्रूण विकास के दौरान परिवर्तित होने वाली परिस्थितियों के साथ शरीर के समायोजन के प्रयत्न के फलस्वरूप होते हैं। सामान्यतः शारीरिक कारणों से ये कष्ट उत्पन्न होते हैं, परंतु इनका मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। कुछ कष्टों को गर्भावस्था के लक्षण के रूप में पहचाना जाता है। इनकी चर्चा गर्भावस्था के लक्षणों के अंतर्गत की जा चुकी है। ये सामान्य कष्ट निम्नलिखित हैं, जैसे जी मिचलाना व बमन होना, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, ठीक है। रक्त में एस्ट्रोजन की अधिकता होती है। एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल हार्मोन्स होते हैं जिसमें रसोग्रही विमोचन खंड पर प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में शरीर नवीन स्थित परिस्थितियों के साथ समायोजन करने का प्रयत्न करता है, जिसके फलस्वरूप जी मिचलाता है और वमन हो जाता है, ठीक है। छाती में जलन यानी क्या है, हार्ट बर्न, ठीक है। गर्भावस्था में कार्डियक संवरी, ठीक है, के ढीला होने के कारण आमाशय यानी स्टमक के पदार्थ पुनः भोजन नली तक पहुंचकर पदार्थों की अम्लीयता यानी एसिडिटी के कारण जलन उत्पन्न करती है, ठीक। इस स्थिति में प्रायः डॉक्टर एंटी एसिड औषधि लेने का सुझाव देते हैं। यहाँ पर ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह जलन को शांत करने के लिए सोडा बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा प्रयोग न करें। खाने का सोडा पहले तो आराम पहुंचाता है, परंतु बाद में क्या करता है, छाती की जलन को शांत करने के बजाय और अधिक बढ़ा देता है, ठीक है। अब क्या है, अपच है, इंडाइजेशन है, ठीक है। गर्भावस्था में पाचन की क्रियाशीलता तथा एंजाइम का स्राव कम हो जाता है। इस कारण भोज्य पदार्थ सरलता से पच नहीं पाते। भोजन हल्का तथा पाचनशील लेना चाहिए, ठीक। अब क्या है, कब्ज यानी जिसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ठीक। गर्भावस्था में स्रावित होने वाले प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण तथा भोजन में लौह लवण के अधिक सेवन के कारण मांसपेशियों का लचीलापन कम हो जाता है। इन मांसपेशियों के कम लचीलेपन से संपूर्ण गर्भावधि में कब्ज की शिकायत बनी रहती है, ठीक है। बढ़े हुए इन मांसपेशियों के कम लचीलेपन से संपूर्ण गर्भावधि में कब्ज की शिकायत बनी रहती है, ठीक है। गर्भकालीन अवस्था गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था है। इस अवस्था की 3 उपावस्थाएं हैं। कौन कौन सी उपावस्थाएं हैं, जिन्हें बीजावस्था यानी क्या है, जर्मिनल स्टेज, भ्रूणावस्था यानी एम्ब्रियो स्टेज और गर्भस्थ शिशु की अवस्था यानी जिसे क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं, ठीक है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। डिम्ब अवस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है, ठीक। भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था से लेकर जन्म तक की अंतिम अवस्था तक की अवधि प्रसव पूर्व अवधि कही जाती है। गर्भावस्था के दौरान गर्भपात तथा अपरिपक्वता जैसे जटिल समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गुर्दे का संक्रमण, उच्च रक्तचाप, प्री टर्म लेबर तथा मधुमेह जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। बवासीर यानी पाइल्स, ठीक।
इसमें मल द्वार के आसपास की शिराएं फूल जाती हैं तथा शुष्क मल के दबाव से रक्तस्राव भी होने लगता है। यह अधिकतर कब्ज के कारण होता है। ठीक है। अनिद्रा, जिसे क्या कहते हैं, इंसोम्निया कहते हैं। यह कष्ट सामान्यतः गर्भावस्था के अंतिम कुछ सप्ताहों में अधिक होता है। गर्भाशय का आकार बढ़ जाने से पैरों की पेशियों के पीड़ादायक संकुचन तथा पीठ के दर्द के कारण गर्भवती को अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। बार बार मूत्र त्याग, जिसे क्या कहेंगे, इस रोग में गर्भवती स्त्री को बार बार मूत्र विसर्जन करना पड़ता है। गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में जब स्त्री के गर्भाशय में वृद्धि होने लगती है तब उसका भार स्त्री की मूत्र नली पर भी पड़ता है। ठीक है। शारीरिक सूजन, जिसे ओडिमा कहते हैं, गर्भावस्था के साथ शारीरिक समायोजन के कारण सूजन आती है। रक्तचाप की वृद्धि के कारण भी सूजन आती है। संयोजन तंतुओं में पानी के संग्रह से भी सूजन आती है। नंबर 9 क्या है, शिराओं का फूल जाना, यानी क्या है, वेरिकोजेज बेन्स। ठीक है। गर्भावस्था के समय अक्सर पैर, योनि मार्ग तथा गुदा मार्ग की शिराएं फूल जाती हैं। इसके कारण सूजन, त्वचा पर घाव तथा आंतरिक थक्का, जिसे क्या कहते हैं, थर्मोबोसिस आदि उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक। मांसपेशियों में ऐंठन होता है तो मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं। तो क्या होगा, गर्भावस्था में रात्रि के समय पैर एवं टांगों की मांसपेशियों में पीड़ादायक संकुचन होता है। यह संकुचन कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ दिया है रक्त प्रवाह की अव्यवस्था तथा अपर्याप्त रक्त प्रवाह से पेशियों में ऐंठन आ जाती है। सामान्यतः लेटते समय पैरों को 25 सेंटीमीटर के लगभग ऊंचा रखने से आराम मिलता है, यानी पैरों के नीचे एक छोटा सा तकिया लगा लें तो उससे क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। इन कष्टों के अतिरिक्त कुछ अन्य विकार भी देखे जाते हैं, जैसे अत्यधिक लार बहना, पीठ में दर्द होना, सिर दर्द होना, धड़कन बढ़ना तथा बेहोशी होना, आलस्य तथा गर्मी लगना और पसीना आना। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो क्या करिएगा, कहीं नोट कर करके रख लीजिएगा। ठीक है। पूर्ण परिपक्व शिशु वह होता है जो गर्भधारण के 40वें सप्ताह में जन्म लेता है। कौन से सप्ताह में, 40वें सप्ताह में क्या होता है, उसका बर्थ होता है, यानी जन्म लेता है। सामान्यतः गर्भावस्था की अवधि 27 से 42 सप्ताह तक होती है। 37 से 42 सप्ताह तक होती है, या फिर यह अवधि अंतिम माहवारी की शुरुआत से 280 दिन की होती है। ठीक है। अंतिम माहवारी मतलब जहाँ से पीरियड बंद होना शुरू हुआ है वहां से लेकर के 280 दिन काउंट करने पे होती है। ठीक है। तो देखिए कौन से सप्ताह में, 40वें सप्ताह में पूर्ण शिशु, परिपक्व शिशु होगा, 37 से 42 सप्ताह या क्या होगा, 280 दिन के बीच। ठीक है। माता की रक्त धारा से गर्भ यानी एम्ब्रियो को अलग करने वाला अंग खेड़ी, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है। गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा को क्या कहेंगे, मोनोजाइगोट ट्विंस के नाम से जाना जाता है। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। पीछे हम लोग चार्ट से देखे कि 4थे सप्ताह में क्या था, बच्चे का हृदय धड़कने लगता है। पीठ में दर्द होना, जिसे क्या कहेंगे, बैकेज होना। ठीक है। सामान्यतः गर्भावस्था के अंतिम 3 सप्ताह में पीठ में दर्द होने का अनुभव स्त्रियों को होता है। इसका प्रमुख कारण जोड़ों व घुटनों की मांसपेशियों यानी मसल्स में क्या होता है, का ढीला हो जाना। ठीक है। अल्प श्वास। ठीक। इसमें क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कुछ गर्भवती स्त्रियां जो अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों में रहती हैं या अधिक कार्यशील होती हैं, उनको गर्भकाल में सीढ़ियां चढ़ने के कारण अल्प श्वास की शिकायत हो जाती है। इसका सर्वप्रमुख कारण यह है कि गर्भस्थ शिशु चूंकि उत्तरोत्तर काफी वृद्धि कर चुका होता है, जिससे पीड़ू का काफी स्थान क्या होता है, घिर जाता है, जिसके कारण गर्भवती स्त्री सामान्य अवस्था की भांति सफलतापूर्वक सांस नहीं ले पाती है। यदि कष्ट बार बार होता है तो किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श भी करा लेना चाहिए। अब क्या है, दंत क्षय यानी क्या होगा, टीथ
डीके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अधिकांश गर्भवती स्त्रियों को गर्भावस्था में यह रोग वस्तुतः कैल्शियम की कमी के कारण परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, क्योंकि इस अवस्था में गर्भवती स्त्रियां सामान्यतः सामान्य अवस्था की भांति कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करती हैं, जबकि गर्भावस्था में कैल्शियम की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि गर्भकाल में स्त्रियों के रक्त का कैल्शियम भ्रूण की अस्थियों के निर्माण में भी प्रयुक्त होने लगता है। ठीक है, अब क्या है, हाइपरमेसेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में गर्भवती स्त्री को वमन की शिकायत होना एक सामान्य लक्षण है, किंतु 3 माह तक की गर्भावस्था के पश्चात भी अगर लगातार अत्यधिक वमन या उल्टियां होती रहती हैं तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम या अत्यधिक उल्टियां होना कहते हैं। ठीक है, यहाँ खत्म हो गया ना। ठीक है, इधर आते हैं। इसमें गर्भवती स्त्री को संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वमन होती रहती है। इससे उस स्त्री का पोषण एवं स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है, वजन लगातार घटने लगता है, फलस्वरूप गर्भस्थ शिशु की वृद्धि तथा विकास भी प्रभावित होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ भी दिया गया है। प्राकृतिक प्रसव को सामान्य या स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है। गर्भ में शिशु के शरीर पर श्वेत रंग का जो मोम सदृश चिकना पदार्थ लगा रहता है, जो गर्भ में शिशु की रक्षा करता है, क्या कहते हैं, ये तो बचा ही, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, सामान्यतः नवजात शिशु का वजन 6 से 8 पाउंड तक होता है। लंबाई कितनी होती है, 18 से 20 इंच तक होती है। ठीक है, बालक शिशु बालिकाओं की अपेक्षा थोड़े से अधिक बड़े होते हैं। ठीक है, यानी जो बॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, गर्ल से थोड़े से बड़े होते हैं। गर्भपात तथा विफल प्रयास, इसमें क्या है, यानी क्या है, एबॉर्शन एंड मिसकैरेज। गर्भपात के पश्चात 24 से 28 सप्ताह की अवधि में गर्भ की समाप्ति के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द गर्भपात यानी एबॉर्शन है। इस अवधि तक भ्रूण में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता नहीं रहती है। गर्भपात यानी एबॉर्शन क्या है, अकस्मात अपने आप हो सकता है अथवा गर्भपात जानबूझकर भी किया जा सकता है। अकस्मात अपने आप होने वाले गर्भपात को विफल प्रयास यानी मिसकैरेज कहते हैं। गर्भपात एबॉर्शन शब्द कुछ अर्थों में आपराधिक प्रसव यानी क्रिमिनल एबॉर्शन होता है। जैसे किसी का रेप वगैरह हो जाता है, उस समय भी क्या होता है, एबॉर्शन होता है। ठीक है, कारण क्या है, कॉजेज इसके क्या हैं, गर्भपात अथवा विफल प्रयास के कई कारण होते हैं। गर्भाशय का स्थान छोटा होना, गर्भाशय में ट्यूमर होना, संवेगात्मक आघात होना, कई रोग जैसे तीव्र ज्वर होना। ठीक है, और क्या है, रक्त की कमी, हृदय रोग होना। ठीक है, श्वास संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, हाइपरटेंशन, और क्या है, आरएच कारक यानी आरएच फैक्टर, गुप्त रोग। ठीक है, भ्रूण का विकृत होना यानी क्या है, बेबी ही टेढ़ा हो। ठीक है, गर्भाशय पर भारी चोट लगना, रक्त परिवहन में बाधा उत्पन्न होना, नाड़ियों के तीव्र उद्दीपन से और तीव्र दवाएं जैसे क्विनाइन, सीसा का विषाक्तता यानी लेड पॉइजनिंग। नंबर 16 क्या है, विटामिन ई की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से भी। ठीक है, विकृत शुक्राणु तथा विकृत गुणसूत्र 20% गर्भपात इसी कारण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो इन दोनों वीडियो को मैं क्या करूँगी, एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए। इस वीडियो को, आज जो इग्नू वाला वीडियो है, दोनों को एक ही में मैं जोड़ करके आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूँगी। ये मत सोचिएगा, कहिएगा कि ये वीडियो कहाँ से था, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप लोग बताएं कि मैम कैसा क्लास लग रहा है। थैंक्स फॉर